इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में डेलिया का राजा बोलता है। यह समस्या काफी बड़ी क्योंकि जब दिमित्री इसकी तरफ से उकसाया ना गया हो और फिर भी क्रोनोस एम्पायर ने हमला कर दिया, तो इसी वजह से क्रोनोस एम्पायर को सजा मिलनी चाहिए। पर मुझे डर इस बात का भी है कि इसकी वजह से एक फुल स्केल वॉर छिड़ जाएगा, और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो क्रोनोस एम्पायर को एक मौका मिल जाएगा पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने का, और यह सब इतना जल्दी होगा कि हम अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। ये सुनने के बाद जितने भी लाइट किंगडम थे वो सब कर्नो उसके दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि दिमित्री के खिलाफ लड़ाई के वक्त ही कोर्नो उस एम्पायर ने यह साबित किया था कि वो बिना वाप गट के भी टेलीप कर सकते, और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि कॉन्टिनेंट पर जितने भी सारे नेशंस हैं उनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं है। खतरा सभी पर है। तब भी एक बंदा कहता है, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए हमारी डिमांड बस इतनी है कि जितने भी साथी किंगडम से हैं वो सभी इस बात की पुष्टि कर दें कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रेडफोर्ड का राजा रोदिन कहता है, माफ करना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे सुझाव को अस्वीकार आता हूं। एक महीने पहले रोदिन को पता चलता है कि वेलहरा और क्रोनोस मिल चुके हैं, और वो सभी लोग उस हीरो को मारने की फिरत में हैं जिसने रेडफोर्ड को बचाया था, तो हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। रोदिन कहता है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि रेडफोर्ड एक बार तबाह होने की कगार पर था, पर उसे एक मौका मिला सिर्फ उसके उस हीरो की वजह से, तो हमें उसकी मदद करनी ही पड़ेगी, भले ही हमें कनो से जंग क्यों ना करनी पड़े। से प्रेजेंट में रंदन कहता है, इस वक्त तुम इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे, पर यह मुद्दा बहुत बड़ा है कि कुर्दोस एम्पायर ने बिना किसी जस्टिफिकेशन के ही दिमित्री इस पर हमला कर दिया, और उससे भी बड़ी बात, लहला के इलाके में लॉर्ड रोमन दिमित्री पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किए गए गए पर फिर भी बैल हल्ला ने कुछ भी नहीं किया। वो खड़े होकर तमाशा देखते रहे। क्या तुम सभी को इसका मतलब समझ में आ रहा है? अगर भविष्य में कोई भी कर्नोस के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होगा? हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं। ये बात ध्यान में रखो। अगर अभी भी तुम सभी इस बात को नजरअंदाज करते रहोगे तो यह समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि ये बस बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हम इसका समाधान ही नहीं कर पाएंगे। और ओडेलिया, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें डर है कि कहीं ये एक फुल स्केल वॉर में ना बदल जाए। तो बताओ, मुझे क्या होगा? अगर यह बदल भी जाएगा तो क्या इससे कुछ बदलेगा? क्योंकि आज नहीं तो कल यह तो होना ही है। पर होने को यह भी हो सकता है कि जब तक ये हो तब तक नोस एम्पायर और हमारे अलायंस के बीच में जो पावर का गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। होने को यह भी हो सकता है कि हम में से ही कोई कोनोस एम्पायर के साथ मिल जाए खुद को बचाने के लिए। और डेलिया कहता है, यह कैसी बकवास बात है वही। एक और बंदा कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। रंदन कहता है, ऑर्टो और ओडेलिया, अगर तुम में से किसी पर एम्पायर द्वारा हमला किया गया होता तो क्या फिर भी तुम यही कहते? तुम्हें लगता है कि तुम खुद को बचा पाते? वो भी बिना किंगडम अलायंस के तुम्हें यह कहने का मौका भी नहीं मिलता। शक्र बनाओ कि हमला तुम पर नहीं नहीं हुआ, पर याद रखना एम्पायर कि वो ब्लेड तुम्हारी तरफ भी जरूर पलटेगी, और तब मैं देखूंगा कि क्या तुम ऐसे ही बात करते हो और क्या तुम्हारी विचारधारा तब भी वैसी ही रहेगी। ये बोलने के साथ ही रोन दिन उन सभी को उसी सन्नाटे में छोड़कर चला जाता है। थोड़े समय बाद एडविन हेक्टर कहता है, जब मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि परिस्थिति अतीत की तरह नहीं होगी। मुझे याद तो नहीं है कि हमारे मजिस्ट्री को यह याद भी है कि नहीं, पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत बड़े ही हम्बल तरीके से की गई थी। जब मैंने पहली बार इसे अटेंड किया था तब इंटरनेशनल लगी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ऐसी ही थी। अतीत में भी लोगों ने कुर्दो उस एम्पायर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, और उसे सजा देने की बजाय उस समस्या का समाधान ढूंढना ज्यादा सही समझा ताकि वो बच सके। ऑफ कोर्स अतीत में किंगडम अलायंस के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो एम्पायर का सामना कर सके या सिपोथास से उनके खिलाफ जा सके। पर अब परिस्थिति बदल चुकी। कहीं तुम ये सब भूल तो नहीं रहे हो कि शैडो कॉप्स, हाई सर्कल मैजिशियंस एंड इवन 6 स्टार सर्ड्स मैन, ये सब मोबिलाइज किए गए थे एक एम्पायर की तरफ से सिर्फ दिमित्री को टेक डाउन करने के लिए।
और फिर भी उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा, जबकि वहां पर उनका सबसे एक्सेप्शनल चैलेंजर रोमन डिमित्री मौजूद नहीं था। और फिर भी किंगडम अलायंस की सोच में बिल्कुल भी बदलाव नहीं दिख रहा। एक बात याद रखना, हेक्टर कभी भी इस अलायंस का साथ नहीं देगा। ना ही कभी वो उसका हिस्सा था और ना ही कभी उसने उसकी शुरुआत की थी। इसी वजह से आज और अभी से इस मुद्दे को हम सेपरेटली हैंडल करेंगे। जब समय आएगा और तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हारा आज का निर्णय कितना गलत है, तब कभी भी पछताना मत। ये बोलने के साथ ही एडविन हेक्टर भी वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं रोमन दिमित्री को, जो कि इस वक्त केफिन और एडरसन का ट्रीटमेंट कर रहा था। रोमन सोचता है, मैं जितना कर सकता था मैंने उतना कर दिया। अब सरवाइव करना इन इन पर है। अगर इन्होंने कोशिश नहीं की और मौत को स्वीकार कर ली तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। पर आखिरकार उस समय मैं अपने आसपास देख क्यों नहीं पाया? अपनी पिछली जिंदगी में अपने साथियों की मौत पर पछतावा करने तक का समय मुझे नहीं मिला। वो एक ऐसी जिंदगी थी जिसमें मैं समय को लेकर काफी पाबंद था। अंत में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचा। पर अपनी इस जिंदगी में मैं बिल्कुल भी पछताना नहीं चाहता। इसी वजह से इन्हें सरवाइव करना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद रोवन क्रिस को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया और अब समय आ चुका है कि दिमित्री के जितने भी लॉर्ड्स हैं उन सभी को बुलाया जाए। क्रिस कहता है, जी, जो आपका हुक्म। दिमित्री के डुची के सभी लॉर्ड्स को बुलाया जाता है और एक मीटिंग रखी जाती है। रोमन भी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पाएगी आता है, जहां सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। रोमन कहता है, मैंने मैं सुना है कि तुम सभी के ओपिनियन काफी अलग है। इस मुद्दे को हैंडल करने के लिए वो लोग जो कि क्रोनोस एम्पायर के कोड़ों पर पलकर यहां तक पहुंचे हैं, वो ये भूल चुके हैं कि गुस्सा किसे कहते हैं। सच बताऊं तो इस परिस्थिति को देखकर मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा और मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि दिमित्री इस पर हमला करने की कीमत उन्हें चुकानी होगी। एक बंदा कहता है कि आप ये कह रहे हैं कि आप एक फुल वॉर चाहते हैं। रोमन कहता है, वो क्षण जिस क्षण में कर्नोस ने अपने एसएनएस मुझे मारने के लिए भेजे थे, जंग तभी छिड़ गई थी। उसकी शुरुआत हो चुकी तो खत्म। मुझे करना ही होगा। वो जिन्होंने मुझ पर यकीन किया और मेरा दे सकता सभी लॉर्ड्स अलर्ट हो जाऊं। साथ दिया। उनमें से कई अब भी मौत की गोद में सोए और मैं इस बात को ऐसे इसे ही जाने नहीं। कन्ने रहना, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करो और जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब और इसी वक्त से दिमित्री कर्नोस के खिलाफ एक जंग की घोषणा करता है। ये बात चारों तरफ फैल जाती है और जब लोगों को यह पता चलता है कि दिमित्री ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है तो सबके होश उड़ जाते हैं। यही बात हेक्टर को भी पता चलती है और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर जंग का ऐलान किया भी गया तो इसके बारे में हमसे बातचीत क्यों नहीं की। एडविन कहता है, दिमित्री, इसको जल्दी कांटेक्ट करो। इधर दूसरी तरफ काउंट फेबियस, जो कि एडविन को रिस्पांस कर रहा था, वो सामने आता है। एडविन कहता है, आखिरकार लॉर्ड रोमन चाहते क्या है? हमें भी इसके बारे में बताया जाए। फेबियस कहता है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने सुना हमारे लॉर्ड। ये चाहते हैं कि रेडफोर्ड और हेक्टर इस मामले से बाहर रहे। ये मामला उनका व्यक्तिगत है, पर रेडफोर्ड और हेक्टर ये दोनों साथ मिलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, कायरो और दिमित्री को बचाने के लिए और समय आने पर बदला ले। इसी वजह से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तुरंत इस बात को अनाउंस कर दिया जाए। एडविन सोचता है, इस वक्त लॉर्ड रोमन के इंटेंशन काउंटर करने चाहिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इंटरनेशनल मीटिंग इस वजह से अटेंड नहीं की क्योंकि उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि किंगडम अलायंस बदले में उनका साथ नहीं देगा। पर इससे फर्क नहीं पड़ता। एडविन कहता है, लगता है समय आ चुका है कि दोबारा इंटरनेशनल मीटिंग बुलाई जाए। दोबारा इंटरनेशनल मीटिंग जब बुलाई जाती तब ओडेलिया का राजा कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि दिमित्री ने जिस जंग की घोषणा की है उसमें दो राज्यों का कुछ भी लेना देना नहीं? यह दृष्टिकोण तो पिछली बार से भी काफी अलग लग रहा है। एडविन कहता है, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर क्योंकि दिमित्री ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, इसी वजह से हम इंटरनेशनल मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। एडविन सोचता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि रोमन का इससे मकसद क्या है।
वो चाहता है कि इंटरनेशनल मीटिंग में अलायंस का विभाजन हो जाए। वहीं ओडेलिया कहता है कायरो और दिमित्री, ये दोनों तहस नहस हो जाएंगे। पर इसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारी अलायंस पर, क्योंकि अगर क्रोनोस ने नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज पर अपना कब्जा बना लिया तो वो इस कॉन्टिनेंट को काफी इजिली कंकर कर सकते हैं, और तब वो पूरी ताकत के साथ किंगडम अलायंस को दबाने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से हमें अभी के अभी दिमित्री इसका साथ छोड़ना पड़ेगा और अपनी ताकत को बढ़ानी पड़ेगी। तभी रंदन कहता है, मैं अस्वीकार आता हूं। जैसा कि मैंने पिछली मीटिंग में कहा, कुछ भी हो जाए, रेडफोर्ड हमेशा दिमित्री इसके साथ रहेगा। तुम कुछ भी कहो, इससे फर्क नहीं पड़ता। रेडफोर्ड जंग की तैयारी करेगा और दिमित्री इसके एक बुलावे पर पहुंच जाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, अलायंस में दरार पड़ जाते हैं। किंग ओडेलिया वहां से चला जाता है और दूसरी बार बुलाई गई इंटरनेशनल मीटिंग का भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं ओडेलिया को जो कहता है, डमिट, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। रोमन दिमित्री बेवकूफ हो चुका है। वो अपने साथ साथ हम सभी को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से हम भी अब खतरे में हैं। पर कुछ भी हो, हम सिर्फ किंगडम अलायंस की ताकत के दम पर कुर्दो उस एम्पायर का सामना नहीं कर सकते, और डेलिया ऐसे कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे पता है कि यह काफी शर्मनाक बात है, पर सरवाइव करना एक राजा का कर्तव्य होता है। किंग ओडेलिया कांटेक्ट करता है दिमित्री के किंग, यानी कि रोमन दिमित्री के पिता को, और कहता है, अब और इसी वक्त से किंगडम अलायंस खत्म होता है। तो कृपया करके हमें बताया जाए कि ओडेलिया साम्राज्य कैसे सरवाइव कर सकता है। और बस इसी के साथ किंगडम अलायंस के 3 राज्य फ्रैंक को छोड़ते हुए सभी को वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद कुर्दो इटन आउट पोस्ट रास्कल में लोग बात कर रहे होते हैं। मैं इस बात की शर्त लगाता हूं कि दिमित्री 1 महीने भी टिक नहीं पाएंगे। तो बताओ, क्या तुम शर्त लगाते हो? एक गोल्ड की एक बंदा कहता है, 1 महीने तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो गया? आखिरकार वो छोटे से दिमित्री 1 महीने भी कैसे टिक पाएंगे? मैं शर्त लगाता हूं 1 गोल्ड की कि वो आधे महीने भी नहीं टिक पाएंगे। भले ही वो कितने भी ताकतवर हो, पर अकेले वो क्या ही कर सकते हैं। पर तभी उनके पीछे एक परछा दिखती। पर इससे पहले कि वो सोल्जर को समझ पाता, क्रिस उसका सर पकड़ता है और उसे जमीन में लड़ाते हुए फोड़ देता है। दूसरा सोल्जर कुछ समझ पाता, तभी वो उसका सर उड़ा देता है। क्रिस कहता है, टारगेट की लोकेशन सिक्योर हो चुकी कुर्दो एम्पायर की मेन फोर्स यहां पर लगभग 6 घंटों में पहुंचेगी। रोमन कहता है, तब तक जितने दुश्मन को मार सकते हो मार डाल। क्रिस ये आदेश सुनता है और शिकार पर निकल पड़ता है। उस रात जब सभी लोग सो रहे थे, तो दिमित्री ने भी अपनी तरफ से जंग का ऐलान कर दिया था। रास्कल के कमांडर काउंट पैब्लो को एक नोटिस भेजा जाता है, एक छोटे से राज्य की हिम्मत कि वो एम्पायर पर हमला करें, अपनी सभी फोर्सेस को इकट्ठा करो कायरो। दिमित्री और उनके साथ जो कोई भी हो, उन सबको इस कॉन्टिनेंट से मिटा दो। पैब्लो कहता है, खैर ऑनर्ड जो भी हो, पर एक बार हमारी मेन फोर्स यहां पर आ गई, उसके बाद दिमित्री ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, और हमें ऐसी कोई खबर भी नहीं मिली है कि दिमित्री की मदद करने के लिए कोई आ रहा है, तो उनके जीतने का तो कोई चांस है ही नहीं। तभी एक बंदा आके कहता है, कमांडर, अभी इसी वक्त रास्कल में आग फैल रही। ये सुनकर पाब्लो के होश उड़ जाते हैं, और जब वो भागते हुए बाहर जाता है तो देखता है कि पूरा रास्कल आग में जल रहा था। पाब्लो कहता है, रास्कल की पूरी सेना जल्दी से इस आग को बुझाने में लग जाओ, और सोचता है, ये महारे वो तेल एक तेल की तो नहीं है। ये कोई साधारण आग नहीं है, पर यह तो कंफर्म है कि इस आग को किसी ने जानबूझकर लगाया है। पाब्लो कहता है, हमारी जितनी भी सप्लाईज हैं, उन सभी को जल्दी से जल्दी वेयरहाउस में ले जाया जाए। जब सभी सप्लाई को वेयरहाउस में ले जाया जाने लगता है और मैजिक स्क्रोल्स को बचाने की कोशिश की जाती है, तो आग काफी तेजी से फैलने लगती है। वही एक बंदा कहता है, अगर कोई भी 1 सेकंड के लिए भी हेच की जाया, तो मैं पर्सनली उसका गला काट दूंगा। पर तभी उसे आग में से ही कोई बाहर आते हुए दिखता है, और वो कोई और नहीं बल्कि रोमन दिमित्री था।
रोमन को देखते ही सोल्जर्स उस पर हमला करने के लिए आकिस के बढ़ते हैं, पर रोमन एक सोल्जर का सर पकड़ लेता है और उसे दूसरे सोल्जर पर फेंकते हुए काफी दूर कर देता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो एक ही अटैक में दोनों सोल्जर्स को मार डालता है। वहीं पैब्लो कहता है, रास्कल के सभी सोल्जर्स रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दो। और तभी हम देखते हैं परछाइयों में छिपे हुए एक व्यक्ति को, जो कहता है कि अब वो समय आ चुका है जब इसमें हम एंटर करेंगे। और ये कोई और नहीं बल्कि कुरंद दोस्त के 7th डिवीजन का कमांडर होता है, वेंटर 7th नाइट ऑनर्डर का कैप्टन, जो कि इस वक्त रास्कल में मौजूद था, और साथ में वाटर मैनिपुलेटिंग ग्रुप, जिन्हें कि ब्लू आइलैंड में जिसके नाम से जाना जाता था। ये वो काल थे जिसकी वजह से काउंट पब्लो इतना कॉन्फिडेंट था कि जीत उसकी होगी। इसीलिए वो कहता है, अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। रोमन दिमित्री दूसरी तरफ रोमन सोल्जर्स को एक तरफा मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, फिलहाल के लिए इतना काफी है। और तभी वो दोबारा उसी आग में गायब हो जाता है। सब लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार ये इसमें से काब कैसे हो सकता है। वहीं एक बंदा सोचता है, एक डरपोक की तरह, भाग जाना। मुझे नहीं लगता कि अब उनके जीतने का कोई चांस है, उनकी हार तय है। और इसलिए वो कहता है, इस बार रोमन दमित्री हमारे जाल में फंस चुका है। अपने मौके को इस बार जाने मत देना, उसे तुरंत ढूंढो और मार डालो। लोग जब उसे ढूंढना शुरू करते हैं तो रोमन उन्हें कई जगहों पर दिखाई देता है, और जब भी किसी को रोमन दिखता वो तुरंत मारा जाता। रोमन एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। एक सोल्जर कहता है, सेक्टर 1 है। हम सेक्टर 1 से बोल रहे हैं। हम कितना भी कर ले पर हम रोमन को रोक नहीं सकते। वो सोल्जर छुपा हुआ था पर रोमन ने उसे देख लिया था, और अगले ही सेकंड उसकी चीख गूंज पड़ती है। पर जाने से पहले उसके शब्द थे। रोमन दोबारा से उन्हीं फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए छुप चुका है। हम उसका पीछा नहीं कर सकते। विंटर 7th नाइट ऑनर्डर का कैप्टन वो ये सब बातें सुन रहा था। उसे इस सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, इन सभी सेक्टर से बैकअप की रिक्वेस्ट आ रही थी। विंटर सोचता है, आखिरकार ये रोमन दिमित्री करना क्या चाहता है। वेनर जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक सोल्जर वहां जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वेनर कहता है, तो तुम अभी भी जिंदा हो, ये बताओगे कि रोमन कहां पर गया हो। वो सोल्जर कहता है, हमें नहीं पता। उसने हमारी पूरी फोर्स को अकेले ही खत्म किया और फिर से उन्हीं फ्लेम्स में गायब हो। विंटर जब ये अकेला शब्द सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, और वह सोचता है, सबसे पहले तो हमें इस फ्लेम को ही खत्म करना पड़ेगा। और कहता है, ब्लू आइलैंड मेजेस से रिक्वेस्ट करो कि हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है। ब्लू आइलैंड मेज वर्क और बाकी मेजेस वहां पर आते हैं और वहां पर एक इक्वा फील्ड जनरेट करते हैं, जिससे कि वो उस फ्लेम को बुझा सके। पर वो कितनी भी कोशिश करें, वो फील्ड फ्लेम को बुझा ही नहीं पा रही थी। बर्स सोचता है, इवन 5 सर्कल स्पेल भी इसके सामने टिक नहीं पा रही। आखिरकार ये मुमकिन कैसे है? यह कोई साधारण आग नहीं है, इसके अंदर कुछ तो साधारण है। पर कहता है, जब तक हम इसके सोर्स को एलिमिनेट ना कर दें योरसिया, तब तक इन फ्लेम्स को पचायापस से ही छुटकारा पाना पड़ेगा। विंटर को पता चलता है कि नॉर्थ का गेट ब्लॉक हो चुका है, वेस्ट का गेट भी, और ईस्ट का गेट पूरी तरह से फ्लेम से ढका हुआ है। विंटर सोच में पड़ जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जाल तो हमने बिछाया था, पर यहां पर कुछ गड़बड़ लग रही, क्योंकि अब भागने के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं। रास्कल में ही 10,000 से ज्यादा सेना की टुकड़ी फंस चुकी है। वेंट और पावलो को बताता है कि यहां से बाहर निकलने के सभी रास्ते ब्लॉक किए जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि हम ही किसी जाल में फंस चुके हैं। पावलो कहता है, एक कैसे बकवास बात है, क्या बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है? यहां पर तो एक आमतौर पर रास्ता हमेशा ही होता है। वेंटर कहता है, नॉर्थ के गेट की वॉल काफी पुरानी है और उसे तोड़कर वहां से बाहर निकला जा सकता है। पाब्लो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया फिलहाल कि रोमन का पीछा करना बंद करो और रिट्रीट की तैयारी करो। वेंटर सभी को कहता है, रास्कल के नॉर्थ गेट पर सभी सैनिक पहुंच जाए, हम वहीं से बाहर निकलने वाले हैं। पाब्लो सोचता है, रोमन दिमित्री सच में एक मनस्टर है।
हमें कैसे से भी करके उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, भले ही हमें एम्पायर की पूरी ताकत लगानी पड़े। नॉर्थ की तरफ भागते भागते वो सभी लोग रुक जाते हैं। वही पावलो कहता है, क्या हुआ, रुक क्यों गए? और जब वो सैनिकों को हटाकर आगे जाता है तो उसके सामने रोमन दिमित्री खड़ा था। पावलो कहता है, रोमन दिमित्री, तुम एक डरपोक की तरह भागे जा रहे और आखिरकार अब तुम हमारे सामने आए। अगर तुम सच में एक योद्धा हो तो हमारे साथ एक फेयर लड़ाई करो। रोमर कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर ओएम डुए संवासिस, वो भी मेरे और 10,000 सोल्जर्स के बीच में उसे तुम बोल रहे हो, वो सही है। और जब मैंने यहां पर आग लगाई तो ये मेरे डरपोक होने का सबूत है। पैब्लो कहता है, ऑफ कोर्स, अगर ये आग यहां पर नहीं होती तो तुम ऑलरेडी हार चुके होते। रोमन कहता है, अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो चलो ठीक है, मैं वादा करता हूं कि अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं अपनी इस इन्फर्नो को हटा दूंगा और तुम सब लोग सरवाइव कर सकते हो। ये बोलने के साथ ही रोमन अपने इन्फर्नो थोड़ी दूर हटा देता है। पावलो कहता है, तुम्हारे अंदर इतना घमंड, तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे सामने टिक पाओगे? सभी लोग हमला करो। वेंटर कहता है, सेवेंथ नाइट ऑन ऑर्डर, मेरे पीछे रोमन को हम संभालेंगे। विंटर रोमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही उसकी स्वर्ड रोमन तक पहुंचने वाली होती है, रोमन कहता है, हेवनली डेमन सॉर टेक्निक सेकंड फॉर्म। अगले ही सेकंड वहां पर होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और हमें पता चलता है कि रोमन का शुरू से ही कोई प्लान नहीं था। उसने फ्लेम्स का इस्तेमाल किया था सिर्फ और सिर्फ इन सभी को यहां से भागने से रोकने के लिए। शुरुआत से ही उसका सिर्फ एक ही मकसद था, इन 10,000 सैनिकों का के ही हाथों खात्मा करना। सिर्फ इस एक हमले में सेवंथ नाइट ऑनर्डर का कैप्टन यानी कि वेंटर मारा जाता है। पैब्लो कहता है, याले, रोमन पर ऑन फेंसिव मैजिक से तुरंत हमला करो। याले कहता है, पर इसकी वजह से हमारे साथियों पर भी काफी ज्यादा डैमेज होगा। पैब्लो कहता है, तुम्हें सच में लगता है अब इससे फर्क पड़ता है? अगर हमने कुछ नहीं किया तो रोमन एक एक करके हमारी पूरी सेना को ही खत्म कर देगा। बेहतर यही होगा कि हमारे साथी दुश्मन के हाथों मरने से बेहतर कुर्बानी देते हुए हमारे हाथों मारे जाए। याले कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। सभी लोग तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। और तभी वो सभी लोग इक्वा बॉल जनरेट करते हैं। अगले ही सेकंड वो सब मिलकर इक्वा कैनन से रोमन की तरफ हमला करते हैं। जिस तरफ रोमन लड़ रहा था, पर उन्हें यह पता नहीं था कि रोमन वहां से हट चुका है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, रोमन अगले ही सेकंड उनके पीछे से आता है और उन्हीं पर काउंटर अटैक कर देता है। याले रोमन पर अगेन एक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है और उसे होल्ड करता है, जिसकी वजह से रोमन याले की गर्दन तक अपनी सड़ नहीं पहुंचा पाता और वहीं पर रुका रह जाता है। पर वो याले तक पहुंच चुका था, इसीलिए वो लाइटनिंग स्ट्राइक कराता है, जिसकी वजह से याले भी मारा जाता है। अगले ही सेकंड रोमन की एस डी पार्स पर सिर्फ खून लगा हुआ था और अब वो तैयार था। पैब्लो को खत्म करने के लिए रोमन पहुंचता है पैब्लो के पास, जहां पैब्लो कहता है, आखिरकार ये सब करने की जरूरत ही क्या है? ये एक ऐसी जंग है जहां पर दिम देश की हार तय है, तो तुम मरने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? रास्कल की जितनी भी सेना है वो बस एक छोटी सी ताकत का नमूना थी। कुर्दो उस एम्पायर का, भले ही तुम कितना भी स्ट्रगल करो, तुम कभी भी फुल स्केल वॉर को कुर्दो उसके खिलाफ हैंडल नहीं कर सकते। रोमन कहता है, तुमने जो गुनाह किए हैं उसकी सजा के लिए तैयार हो जाओ। रोमन की पिछली जिंदगी यानी कि बकझूंग हयो की जिंदगी में जब बैड डिमन मारा जाता है तब रोमन अकेले ही हनाम की तरफ बढ़ता है, सिंग माउंटेन में, जहां पर सावलीन रहा करते थे, यानी कि 9 ग्रेट क्लन के लीडर्स। अचानक जब हेवेली डीमन सावलीन के सामने पहुंचता है तो वहां पर काफी हड़कंप मच जाती है। एक जगह बरीम में, जो कि काफी पवित्र थी, वो खून से भर जाती है और सावलीन की लाशों पर पैर रखकर पहाड़ों के शिखर पर जो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई देता है वो कोई और नहीं बल्कि बगझुंग योग था। एक सावलीन कहता है, क्यों योग कहता है, तुम लोगों की वजह से मेरा एक आदमी मारा गया, तुमने मेरे एक को मारा है।
मैं तुम्हारा पूरा खानदान ही खत्म कर दूंगा, भले ही तुम 9 ग्रेड क्लान्स की पीक पर तुम मेरे लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते। रोमन पावलो का सर पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने क्रोनोस के खिलाफ ये जंग का ऐलान क्यों किया? तुम लोगों ने दिमित्री के इलाके में कदम रखने की हिम्मत की और मेरे लोगों को धमकाया, उन पर हमला किया। पाब्लो सोचता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे अभिमान को ठोस मोची तुमने जंग का ऐलान कर दिया, और कहता है, रोमन दिमित्री, मुझे तुम्हारी परिस्थिति को देखकर तुम पर हंसी आ रही। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसे दृष्टिकोण के साथ तुम यहां तक पहुंचे। कैसे? क्योंकि जिन लोगों को बचाने की तुम बात कर रहे हो, वो लोग तुम्हारी वजह से ही मर रहे हैं, और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं। ये सुनते ही रोमन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अगले ही सेकंड वहां की फ्लेम्स पे काबू हो जाती है और वहां पर बचे हुए सैनिक जलकर मरने लगते हैं, जिसमें रोमन कहता है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। इस आग में चलने के लिए हो सके तो खुद को बचा लो, या तो फिर एम्पायर को इसकी रिपोर्ट दो कि आखिरकार रास्कल में हुआ क्या, और फिर मर जाओ। पर याद रखना, तुम्हारी मौत तो तय, भले ही तुम कुछ भी करो। थोड़े समय बाद हम देखते हैं, पाब्लो पूरी तरह से जल चुका था, पर उसके हाथ में ट्रांसमीटर था, जिससे कि वो रिपोर्ट दे चुका था। कर्नोस में मार्क्स मेफिसन खत्म हो चुकी। मेफिसन जल्दी वहां पर भेजो और इस बात की पुष्टि करो। जब ये बात कंफर्म हो जाती है तो मेम्फिस कर्नोस के किंग को जाकर बताता है, रास्कल में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सब कुछ सही है। इस वक्त रास्कल पूरी तरह से चल चुका है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ राख बची है। एक सीज की तैयारी की गई है जिससे कि हम दिमित्री को पकड़ सके। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 10,000 सैनिक इतनी आसानी से मारे जाएंगे। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। कर्नोस कहता है, मार्कस, मेफिसन, दिमित्री ने एक मैसेज मेरे लिए भेजा है। अब हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि कर्नोस की कुशलता को चैलेंज किया जा रहा है। कर्नोस एम्पायर, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट पर रोल करने के लिए बना है, वो आज तक कभी भी नहीं हारा। पर जब दिमित्री ने रास्कल पर अपना स्ट्राइक लॉन्च किया, तब से ही इतिहास में हमारी कभी ना हारने वाली ये कर्नो सेना, वो अब हार गए। कर्नस कहता है, मिस्टिक, वैसे तुम बताओगे कि आखिरकार वो लोग अभी कहां पर हैं क्या? हमें पता चलता है कि मिस्टिक अभी तक जिंदा है। मिस्टिक कहता है, उन्हें देखकर लगता है कि वो हमारी मूवमेंट्स पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। पर यह तथ्य भी सही है कि वो बींग, जो कि दिमित्री के इलाके में अचानक सामने आ गई थी, वो हमें वार्निंग देने के लिए नहीं आई थी और ना ही वो हमारे प्लान्स के बीच में आई थी। पर अब हमारे पास एक अच्छा मौका है। इस बार हम उन्हें भी खत्म कर देंगे। कुरस कहता है, जल्द से जल्द एक फोर्सड कंस्क्रिप्शन ऑर्डर की तैयारी की जाए और शुरुआत की जाएगी दिमित्री से। कॉन्टिनेंट की सभी किंगडम को मैं ये ऑर्डर देता हूं कि या तो वो कर्नोस के साथ आ जाए, या तो फिर दिमित्री इसके साथ खत्म होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब दिमित्री इसको खत्म किया जाए।